मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामरिक फैलाव फुंतजू वाले चैप्टर में ही। ठीक है, फुंतजू का सामरिक फैलाव। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। देखिए, फुंतजू ने सुरक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकार की कार्यवाही पर प्रकाश डाला है। अब देखिए, सुरक्षात्मक और आक्रामक कार्यवाही में क्या गुण होते हैं, क्या खासियत होती है, इन्होंने ये भी बताया है। सुरक्षात्मक युद्ध से पराजय को टाला जा सकता है। भाई, सुरक्षात्मक युद्ध से आप विजयी भी नहीं होंगे लेकिन पराजित भी नहीं होंगे। विजय के लिए आक्रामक कार्यवाही आवश्यक है। अगर वास्तव में जीत चाहिए तो आक्रामक कार्यवाही अपनाना पड़ेगा। भाई, सुरक्षात्मक कहते हैं ना, सुरक्षा विजय तो नहीं दिला सकती लेकिन पराजय को टाल सकती है। अगला है, सुरक्षात्मक युद्ध शक्ति की कमी का परिचायक है, जबकि आक्रामक युद्ध शक्ति की प्रबलता का परिचायक है। भाई, आप किसी से लड़ने के लिए उतावले तब होंगे जब आप अपने दुश्मन के मुकाबले अपने को शक्तिशाली पाएंगे, और आप अपने आप को बचाने का प्रयास तब करेंगे जब आपको लगेगा कि हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो कम से कम इतना हो जाए कि हम भले ना जीतें लेकिन पराजित भी ना हो। ठीक है, तो वही चीज इसमें कहा गया है कि अगर आप सुरक्षात्मक युद्ध लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप शत्रु के मुकाबले आप कमजोर हैं या कमजोरी का अपने अंदर अनुभव करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास शक्ति ज्यादा है तो आपका प्रयास यही होगा कि डायरेक्ट आक्रमण करिए और युद्ध को जीत लीजिए, राज्य पे उसके अधिकार कर लीजिए। ठीक है, चलिए, एक कुशल योद्धा वही है जो सरलता से विजय प्राप्त कर लेता है आसानी से, उसी को कुशल योद्धा कहा जाता है। वही, और फुंतजू के विचार पे सामरिक फैलाव का में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे फैलाव की सीमा कहाँ तक है, हमारा शत्रु कहाँ तक कार्यवाही करनी है, जहाँ तक फैलाव होगा वहीं तक कार्यवाही करना होगा। अनुमानित संख्या उसकी कितनी है, गणना, स्थितियों का संतुलन एवं सफलता आदि के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैसे सफल होंगे, कितनी संख्या में हो सकती है, स्थितियों को कैसे संतुलित किया जाए। ठीक है, शक्ति या क्षमता, आगे हम देखते हैं शक्ति या क्षमता अर्थात सैन्य क्षमता के बारे में फुंतजू ने क्या कहा है। यदि सेना छोटी हो या बड़ी, ठीक है, सेना छोटी हो या बड़ी, सभी के संगठन एवं नियंत्रण के नियम समान होते हैं। सभी प्रकार के युद्धों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उपाय आवश्यक होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने से किया जाए, परोक्ष का मतलब होता है जो बैकडोर से किया जाए, जो अप्रत्यक्ष उपाय कह सकते हैं परोक्ष को। ठीक है, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उपायों को मिलाकर जिस समरतंत्र का निर्माण होता है उसकी क्षमता अनंत होती है। अर्थात कार्यवाही के समय प्रत्यक्ष जो है कार्यवाही तो करना ही चाहिए, अप्रत्यक्ष कार्यवाही भी किया जाना चाहिए। यहाँ प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या है, जैसे बैकडोर से आक्रमण, संचार रेखाओं पर आक्रमण हो गया, शत्रु के मनोबल को गिराना। ठीक है, झूठे मूठे छल बल कपट का प्रयोग करके शत्रु को हर समय ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए कि सर तुम्हें किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति बनी रहे कि क्या करें क्या ना करें, अर्थात शत्रु हमेशा भ्रमित रहे। ऐसी कार्यवाही करना, उसके साथ में आपकी कार्यवाही जारी रहनी चाहिए। ठीक है, अगला है सेनापति का जो कर्तव्य होता है। सेनापति का कर्तव्य है कि वह सेना के सभी अंगों की सम्मिलित शक्ति का उपयोग उचित समय एवं उचित स्थान पर करे। कहने का मतलब, सेना के हमारे जितने भी अंग हैं, जल थल वायु सेना हो, चाहे पैदल घुड़सवार और जो है गज सेना रथ सेना हो, जो भी हो, जहां पर जिनकी जरूरत है उनका प्रयोग वहां पर किया जाए। कहीं पर अगर सम्मिलित शक्ति की जरूरत है वहां पर सबको इकट्ठा करके प्रयोग किया जाए, वो जो उचित समय एवं उचित स्थान पर किया जाए। ठीक है, चलिए, दुर्बल और शक्तिशाली बिंदु, यहां पर अब देखते हैं फुंतजू ने क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं। फुंतजू का मत है कि जो पक्ष युद्ध भूमि में पहले पहुंचता है और शत्रु की प्रतीक्षा करता है वह युद्ध के लिए पहले से ही तैयार रहता है, परंतु जो रणभूमि में बाद में पहुंचता है वह सेना थकी हुई होती है और उसे शीघ्रता करना पड़ता है।
युद्ध में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? भाई सीधी सी बात है कि जो पहले से है वो बढ़िया आराम से बिल्कुल तैयार है, अपनी सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी उसने देख रखा है, अपने आप को सुरक्षित भी कर रखा है। और जो बाद में पहुंचता है वो तो डायरेक्ट लड़ाई के मैदान में पहुंचता है, सेनाएं थकी होती हैं, ऐसे स्थिति में तुरंत अगर आक्रमण किया जाए तो थकी सेनाओं को पराजित किया जा सकता है। ठीक है, और उनको जो है जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन लेकर सीधे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। थके हुए हैं बेचारे, सोचिए। ऐसी स्थिति में फुनतुजू ने क्या कहा है, क्या करना चाहिए? हम वहां पर आक्रमण कर रहे हैं जहां की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो। अगला है, शक्तिशाली शत्रु की संगठित शक्ति को बिखेरने के लिए या बिखरने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। कहने का मतलब जो ये संगठित हो, बिखर जाए वो सेना दुश्मन की। हमारे किसी भी आक्रमण की सूचना दुश्मन को या शत्रु को नहीं होना चाहिए। जिस समरतंत्र के द्वारा एक बार युद्ध में विजय मिल चुकी हो उसे दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रु जो है कभी कभी अपनी पराजय से भी वो सीख लेता है कि हमने हमारे शत्रु के किस जो है समरतंत्र से हम पराजित हुए हैं। हो सकता है उसकी काट वो जो है ढूंढ कर लाया हो। इसलिए कहा गया है, फुनतुजू ने कहा है कि जिस समरतंत्र या जिस युद्ध कला के द्वारा हमको एक बार सफलता मिल चुकी हो, दोबारा उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है दोबारा प्रयोग करने से हमको सफलता ना मिले, असफल हो जाए। ठीक है, शत्रु के सबल स्थानों से बचें एवं निर्बल स्थानों पर आक्रमण करें और शत्रु की स्थिति के अनुरूप आवश्यकता अनुसार समरतंत्र में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, जरूरत पड़ने पर अपने युद्ध कलाओं में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक, अगला है युक्ति चालन। ठीक, युक्ति चालन वही कैसे कार्य करना है, अपने दिमाग को कैसे चलाना है, युद्ध में कैसे लड़ना है। युद्ध में स्ट्रैटेजिक एवं सामरिक चालें चलना सबसे कठिन कार्य है। सेना का संकेंद्रण एवं सामरिक संरचना परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। आक्रमण की गति वायु वेग से होनी चाहिए। वैसे भी क्या बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध में गति का विशेष महत्व होता है। शत्रु सेना पर उस समय आक्रमण करो जब वह थकी हुई हो या भूखी हो या आराम कर रही हो या उसकी पंक्तियों में अव्यवस्था फैली हो, अर्थात शत्रु के संगठन के पहले ही उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक है, संगठित भी ना हो, आराम कर रही हो तब आक्रमण करिए। कहने का मतलब वैसे हमने कहा ना, शत्रु की असावधानी और उसकी कमजोरियों से लाभ उठाना। ठीक है, अगला है, राष्ट्र के भूगोल की संपूर्ण जानकारी कर लेने के बाद ही सेना को कोई निर्देश दीजिए। निराश शत्रु पर बहुत अधिक दबाव मत डालो, यानी अपनी मानवता को भी बरकरार रखो। अगला है, उसी सेनापति को विजय मिलती है जिसने अतिक्रमण की धूर्तता सीखी है और यही युक्त चालन की वास्तविक कला है। अब आप समझ सकते हैं, युक्त चालन की वास्तविक कला का मतलब ही है कि शत्रु क्या बोलते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने सीधे कहा है कि शत्रु उस समय आक्रमण किया जाए जब शत्रु की सेना थकी हुई हो, भूखी हो, आराम कर रही हो, उसकी पंक्तियों में अव्यवस्था हो। लेकिन अंत में ये भी कहा है कि निराश शत्रु पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। कहने का निराश शत्रु का जहां तक मतलब है यहाँ पर यही है कि बहुत अधिक जो है निराश अगर हो चुका हो, क्या बोलते हैं, जिसका अगला कदम जो है हो सकता है आत्मसमर्पण की ओर ही बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर भी अपनी मानवता का प्रचार प्रसार हो जाने दीजिए। ठीक है, चलिए अंतिम में हम लोग देख लेते हैं, हमारे विचार शायद अंतिम ही होगा, नहीं अभी थोड़ा सा और है। संक्षिप्त यौद्धिक विचार। संक्षिप्त यौद्धिक विचार, बिना तैयारी के युद्ध करना मूर्खता है। बहुत दिनों तक युद्ध का इंतजार करना भी बुद्धिमानी नहीं है। लंबे युद्धों से बचना चाहिए मित्रों, वही चीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। इससे आर्थिक पक्ष का नुकसान होता है, ज्यादा दिन लड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि धन पैसा ज्यादा खर्च होगा। युद्ध का लक्ष्य हमारा केवल विजय प्राप्त करना होना चाहिए, ना कि बहुत दिनों तक युद्ध करना। और इसमें आप देख सकते हैं, शत्रु के भौतिक विघटन के स्थान पर मानसिक विघटन भी करना चाहिए। मानसिक विघटन का मतलब मनोबल को गिराना।
ठीक है। मानसिक विघटन के द्वारा शत्रु की लड़ाकू क्षमता को नष्ट करना एवं वास्तविक युद्ध के पूर्व ही विजय प्राप्त करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है कि अगर शत्रु का मनोबल हम गिराने में अगर सफल हो गए तो शत्रु पर बिना लड़े ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाई मनोबल गिरा तो समझ लीजिए युद्ध लड़ने की क्षमता उसकी समाप्त। तो ऐसी स्थिति में विजय तो हमको मिल ही जाएगी। हो सकता है हमारा दुश्मन मनोबल के अभाव में आत्मसमर्पण ही कर दे। अगला है सुरक्षात्मक एवं आक्रामक दोनों प्रकार के युद्धों हेतु तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा पराजय को टाल सकती है परंतु विजय नहीं दिला सकती। अर्थात अगर आक्रामक युद्ध अगर विजय प्राप्त करना है तो आक्रामक युद्ध लड़ना होगा, लेकिन आक्रामक युद्ध हम तभी लड़ेंगे जब हम शत्रु के मुकाबले ताकतवर रहेंगे। अगर हम शत्रु के मुकाबले अपने अंदर थोड़ा से लगता है कि हम शत्रु से कमजोर हैं तो हमको जो है सुरक्षात्मक युद्ध लड़ना पड़ेगा, ताकि हम विजयी भले ना हो लेकिन पराजित भी ना हो। ठीक है। अगला है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के आक्रमण का प्रयोग करना चाहिए। सामरिक योजना में लचीलापन आवश्यक होता है। अपनी गतिविधियों की सूचना शत्रु से छुपा कर रखना चाहिए। ठीक है मित्रों, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं चैप्टर लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा और है, एक पार्ट में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।